Hey everyone, hi, welcome to Practice Mock. How are you all? I hope you all are very fine, you all are in good health, and you all are preparing very well for your examination. So, नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज कर दी है. सो लेट्स डिस्कस किस नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. विल स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस. सो जो फॉर्म फिलिंग की डेट है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, इट इज फ्रॉम 27 जुलाई 2024 टू 15 अगस्त 2024. यानी कि आप 27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 के बीच फॉर्म फिल कर सकते हैं. वाइल इट इज प्रेफरेबल कि आप 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई के बीच आप फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि इस वीक में फॉर्म फिल करना डिजायरेबल रहता है. नहीं तो अगर आप बहुत एंड तक वेट करते हो, लाइक 15 अगस्त तक वेट कर दो, तो देर आर चांसेस कि कोई इशू आ सकता है. लाइक सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, वेबसाइट नहीं खुल सकती है, पेमेंट फेलियर हो सकता है. तो उन सब हैशल से बचने के लिए इस वीक यू शुड फिल द फॉर्म. जो आपका फेज वन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा आपका 1 सितंबर 2024. ठीक है. हालांकि उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि नाबार्ड के पास राइट है एग्जामिनेशन की डेट में चेंजेस करने का. बट अभी हम 1 सितंबर 2024 को मान के चलेंगे कि प्री आपका 1 सितंबर को होगा. जो मेन एग्जाम का डेट है वो अलग से अनाउंस कर देगी नाबार्ड अपने वेबसाइट पे. नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन. तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाइज वैकेंसीज रिलीज की है, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए. लाइक यू कैन सी, जनरल के लिए 23 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 2 है, फाइनेंस के लिए 3 है. सिमिलरली अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग कैटेगरीज में भी इन्होंने वैकेंसीज रिलीज की है. जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 100. ठीक है. असिस्टेंट मैनेजर RDBS. और जो AM राजभाषा के लिए वो 2 है. तो ग्रैंड टोटल क्या हो गया 102, जिसमें 100 आपके RDBS के एंड 2 आपके राजभाषा के है. उसके बाद देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो जो 100 वैकेंसीज है RDBS के लिए और जो 2 वैकेंसीज है राजभाषा के लिए, उनमें से 8 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड है PWBD कैंडिडेट्स के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू एलिजिबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं. हाँ, ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पहले इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है, उन्हें पहले देख लेंगे. जैसे पहला क्या है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS और राजभाषा फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन इन टेबल वन, ओनली वन ऑप्शन. यानी कि जो कोई भी कैंडिडेट है वो किसी एक ऑप्शन के लिए ही अप्लाई करेंगे, या तो वो असिस्टेंट मैनेजर RDBS के लिए करे या फिर AM राजभाषा के लिए करे. उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, इट इज क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS जनरल कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा. सिमिलरली candidates applying for assistant manager Rajbhasa cannot apply for assistant manager RDBS and vice versa. मतलब what I want to say is कि आप दोनों में से किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, या तो आप RDBS के लिए करो या तो राजभाषा के लिए करो, दोनों नहीं कर सकते. फर्दर मोर उन्होंने और भी चीजें स्पेसिफाई की है, जैसे कि द कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई फॉर वन पोस्ट डिसिप्लिन ऑफ हिज और हर चॉइस. मतलब कैंडिडेट अगर वो लाइक RDBS के लिए कर रहा है तो RDBS में से भी वो किसी एक स्पेशलाइजेशन, किसी एक डिसिप्लिन के लिए ही करेगा. अगर आपने मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस अप्लाई फिल कर दिए, तो जो आपका लास्ट एप्लीकेशन होगा वही कंसिडर किया जाएगा. रिमेनिंग अगर आपने कर दी है अलग अलग, तो वो सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे और फी आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी. तो ये आपको ध्यान में रखना कि किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, या तो RDBS के लिए करो या फिर राजभाषा के लिए करो. अगर RDBS के लिए करो तो फिर उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन, एक डिसिप्लिन के लिए ही अप्लाई आपको करना है. फर्दरमोर यहाँ पे उन्होंने और भी लिखा है कि जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, उनका जो लाइक रिजल्ट है वो 1 जुलाई 2024 से पहले का होना चाहिए या इस दिन का. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई भी किया है कि कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर और सेमेस्टर रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड आफ्टर, मतलब जिनका रिजल्ट 1 जुलाई 2024 के बाद डिक्लेयर हुआ है वो एलिजिबल नहीं है. तो मेक श्योर कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई 2024 के पहले रिलीज हो गया हो, वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हो. फर्दरमोर और भी चीजें हैं. इन केस द सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री डिप्लोमा डज नॉट स्पेसिफाई द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन. लेट सपोज आपने किसी स्पेशलाइजेशन के लिए किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया और आपकी डिग्री या डिप्लोमा में वो स्पेशलाइजेशन स्पेसिफाई नहीं है अगर, तो आपको अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से अलग से एक सर्टिफिकेट लेनी होगी जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन आपने वो कर रखी है.
ठीक है। Bachelor's degree in a particular discipline means that the candidate must have studied that discipline as main subject in respective degree course and must be mentioned in degree certificate. आपने अगर बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स में किया है वो आपका डिग्री कोर्स में मेंशन होना चाहिए। ठीक है। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो फॉर जनरल के लिए क्या है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विथ 60% मार्क्स। SC ST PWBD के लिए 55% होगा। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विच इज MBA PGDM, जिसमें मिनिमम मार्क्स आपकी 55% होनी चाहिए। ये SC ST PWBD के केस में 50% होगा। ठीक है। या फिर आप CA CS ICWA या PhD आपने कर रखी हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से। दिस इज फॉर जनरल। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ठीक है, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपने की हो बैचलर डिग्री जो कि मेंबर है किसका, ICAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। और ये मेंबरशिप उस इंस्टीट्यूट को 1 जुलाई 2024 से पहले मिली हो, ये आपको मेक श्योर करना है। इन केस ऑफ फाइनेंस आपके पास BBA फाइनेंस बैंकिंग, BMS फाइनेंस बैंकिंग होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स। अगेन SC ST PWBD के केस में 55% होगा। या फिर आपके पास 2 years फुल टाइम PG डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में विथ फाइनेंस, या फुल टाइम MBA हो इन फाइनेंस, MMS हो फाइनेंस विथ 55% मार्क्स। ये SC ST PWBD के एप्लीकेंट्स के केस में 50% होगा। ओके। हाँ, यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। मतलब अगर आपने फाइनेंस में फिल किया तो आपको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करनी होगी। या फिर आपके पास बैचलर हो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का जिसमें आपके पास 60% मार्क्स हो, जो कि SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के केस में 55% होगा। अब डिजायरेबल क्या है, अब इन्होंने फाइनेंस के लिए ये तो मिनिमम बताया। डिजायरेबल क्या है, वो डिजायर क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट्स विद चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट डिग्री, कहाँ से, CFA इंस्टीट्यूट से, या फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर FRM डिग्री ग्लोबल एसोसिएशन से, या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर डिग्री फ्रॉम प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन से। सर्टिफिकेट होनी चाहिए ESG इन्वेस्टिंग में फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल GARP। तो ये इनके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो जो हमने डिस्कस की, BBA BMS फुल टाइम PG डिप्लोमा फाइनेंस फुल टाइम MBA, यही है। नाउ कमिंग टू कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आपको 4 years बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी डिग्री में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आपका इसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, जो कि SC ST एंड PWBD एप्लीकेंट्स के केस में 55% होगा। तो आप देख सकते हो कि जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए 60% है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए हर केस पे 55% है। इन केस ऑफ बैचलर्स डिग्री, जब मास्टर्स डिग्री आती है तो वो फिर 55% हो जाती है अनरिजर्व के लिए, एंड 50% जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। अब या तो आपके पास ये हो कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर या IT किया है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका 55% मार्क्स हो। और अगर आप SC ST PWBD को बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स। और या फिर आप ग्रेजुएट हो 60% मार्क्स एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही में आपके पास एक हाँ, आपने पास किया हो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज DOEACC B लेवल, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब डिजायरेबल इसमें क्या है कि कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए डेटा साइंस में, तो ये डिजायरेबल है उनके लिए। सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बैचलर डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर की होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, 55% इन केस ऑफ PWBD। या फिर आपके पास 2 years का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी में 55% मार्क्स, जो कि PWBD के एप्लीकेंट के केस में 50% होगा। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी साइंस में, एनिमल हस्बेंड्री में विद 60% मार्क्स, इन केस ऑफ PWBD एप्लीकेंट्स 55% मार्क्स होगा। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास वेटरनरी साइंस में या एनिमल हस्बेंड्री में विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, एंड इन केस ऑफ PWBD 50% मार्क्स। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए है।
सिमिलरली फिशरीज के लिए भी वही चीज़ है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिशरीज में विथ 60% मार्क्स। अगेन फॉर एस टी एंड पी डब्ल्यू बी डी ये 55% होगा। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फिशरीज में 55% मार्क्स में के साथ एस टी एंड पी डब्ल्यू बी डी एप्लीकेंट्स के केस में 50% होगा। फूड प्रोसेसिंग में सिमिलरली आपके पास फूड प्रोसेसिंग में होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री में सिमिलरली आपके पास फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। प्लांटेशन में आप सिमिलरली आपके पास हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए बैचलर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपके पास जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होनी चाहिए ग्रेजुएट बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है। अगर डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो आपको सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्टडी, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में या तो बैचलर्स हो या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। ठीक है, जिसमें बैचलर्स में 60% मार्क्स होगा, जैसे कि हमने सब में देखा। रिजर्व कैटेगरी के केस में 55% हो जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट में 55% होगा, जो कि रिजर्व कैटेगरी के केस में 50% हो जाएगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के लिए फिल किया है तो अगेन आपके पास स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स में आपके पास बैचलर्स डिग्री या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, अगेन विद 65% मार्क्स एंड 55% मार्क्स। सिविल इंजीनियरिंग केस में सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। इलेक्ट्रिकल केस में इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल में के केस में इन्वायरमेंटल। ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के केस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या और आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेबर लॉ में, जिसमें आपके पास 60% होना चाहिए मार्क्स इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व्ड एंड 55% मार्क्स इफ यू बिलोंग टू एससी और पीडब्ल्यूबीडी और कैटेगरी। ठीक है, तो ये थे आपके जो स्पेशलाइजेशन एंड जनरल की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। नाउ कमिंग टू राजभाषा, तो जो भी एएम ग्रेड ए राजभाषा के लिए फिल करेंगे उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो उनका, या फिर उनके पास ये तो होना चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री तो होनी चाहिए उनके पास इंग्लिश और हिंदी मीडियम, इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम में, जिसमें उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, मिनिमम 60% मार्क्स। इसके साथ साथ आपके पास पीजी डिप्लोमा भी हो ट्रांसलेशन का, मिनिमम 1 ईयर इन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये होना चाहिए। और कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट्स इन एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स। जो आपका बैचलर डिग्री कोर्स था उसमें आपने एटलीस्ट 2 इयर्स तो आपने इंग्लिश और हिंदी पढ़ी हो। ठीक है, तो ये आपके लिए राजभाषा के लिए है। ठीक है, एक और बार हम देख लेते हैं इसको। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। हाँ, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, 60% मार्क्स मिनिमम है। एससी पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट के केस में 55% हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो हिंदी में, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, और आपने इंग्लिश पढ़ा हो मेन या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के फॉर्म में एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री कोर्स, या फिर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में की हो और आपने हिंदी पढ़ा हो मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट के फॉर्म में 2 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स। तो ये आपके लिए राजभाषा के लिए। हाँ, कैंडिडेट्स के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ट्रांसलेट कर सके इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। ओके, सो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट रोल्स के लिए। यहाँ पे उन्होंने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता रखी है कि लाइक इफ़ यू अप्लाई फॉर कंप्यूटर एंड आईटी तो आपके स्किल सेट्स या नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, सबके लिए उन्होंने अलग अलग बता रखा है। नाउ एज डिस्कस करते हैं। तो एज क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की? कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कैंडिडेट की एज क्या होनी चाहिए? 21 एंड 30 ईयर्स। यानी कि आपका जो बर्थ डेट है वो 2 जुलाई 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बर्थ डेट 2 जुलाई 1994 से पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सिमिलरली अगर आपकी बर्थ डेट 1 जुलाई 2003 के बाद की है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एज जो है वो 21 से 30 इयर्स के बीच रहे। हाँ, रिलैक्सेशन भी है कुछ कैटेगरीज के लिए, लाइक 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए, 5 इयर्स का है एससी एसटी के लिए। ठीक है, अगर उनके लिए और ये डिपेंड करेगा रिजर्व पोस्ट पे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है रिजर्वेशन। ठीक है, 10 इयर्स
का रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूबीडी जनरल एंड 13 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एंड 15 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जाम फेज 1 जो होगा, उसमें ये सारे सेक्शंस आएंगे, लाइक टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज विच फोकस ऑन रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो आपके इन सेक्शंस पे आपको टेस्ट किया जाएगा प्री एग्जाम में, जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, क्वांट्स के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें फोकस किस पे होगा, रूरल इंडिया पे होगा, उससे 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसपे एम्फोसिस किस पे होगा, रूरल इंडिया पे, उसके भी 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स आपके 200 होंगे। हाँ, बाइलिंगुअल वर्जन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा ये फेज 1। और जो टाइम मिलेगा वो आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा 120 मिनट्स का। अब जो आपका रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स और जो डिसीजन मेकिंग है, ये आपका क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है। जो मेरिट आपकी बनेंगी वो आपकी बनेंगी जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे। और शॉर्ट लिस्टिंग भी आपकी इन तीनों सेक्शंस के बेसिस पे ही होगी कि आपने इन तीनों सेक्शन में कितना स्कोर किया, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे। ओके, देन उसके बाद मेन एग्जाम होगा। तो मेन एग्जाम अगर आपने जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट्स आपको मिलेगा, और इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लाइक आपको टाइप करना होगा आंसर कीबोर्ड पे। जब आपका पेपर 2 होगा वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे होगा। अब ये पेपर 2 आपका 2 टाइप्स में होगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा, और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 2 15 मार्क्स के एंड 2 10 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगा। ओके, नाउ अगर आपने स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो पेपर 1 तो सेम ही होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश का, 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स 90 मिनट्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वे में आपको कीबोर्ड पे टाइप करके आपको आंसर करना है। जो पेपर 2 होगा ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला तो ऑब्जेक्टिव होगा, 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा, और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 15 मार्क्स के, 2 10 मार्क्स के, और ये आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, मतलब जिस स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया उस स्ट्रीम से आपसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ओके, नाउ राजभाषा के लिए फर्स्ट पेपर सिमिलर है, सेम है। जनरल इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है पेपर 1 में, 3 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के 90 मिनट्स के लिए। जो पेपर 2 है आपका वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के 30 मिनट्स के लिए, और फिर सिमिलरली 6 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 15 मार्क्स के या 2 10 मार्क्स के। इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि मैंडेटरी है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा ग्रेडी का 50 मार्क्स का। ओके, सो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न था। नाउ और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पीआरटी है फॉर सर्टेन कैटेगरी स्टूडेंट, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी। अगर आप इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई, जो फॉर्म है उसमें आप बता सकते हो। देन एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन कर रखा है इन्होंने। ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड है। एप्लीकेशन फ़ी है आपके लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 150 रुपीज़ है, बाकी सभी के लिए आपका 850 रुपीज़ है आपका एप्लीकेशन फ़ी। अगर स्टाफ है तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया ऊपर वाला अप्लाई होगा, ठीक है। देन अगर अप्लाई कैसे करना है तो आपको वेबसाइट के थ्रू, जो उनकी वेबसाइट है nabard.org, www.nabard.org, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन गाइडलाइंस है अप्लाई करने की। तो आई गेस जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। फिर भी एक बार देख लेते हैं कोई चीज़ लेफ्ट आउट ना हो जाए। हाँ, सो या हमने डिस्कस कर लिया है सारा ही कुछ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको फिर से बता दूं कि 27 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी वीक कर दो, तो वाइड जो आपके जो लेट डेट्स पे जो हैशल हो जाते हैं। प्री एग्जाम आपका 1 सितंबर को है, मेन एग्जाम का डेट आ जाएगा आपको सेपरेटली, तो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। ओके,
सो ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए नाबार्ड। अब जो भी एस्पिरेंट्स जो नाबार्ड इस बार फिल करेंगे एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, तो उनके लिए प्रैक्टिस मॉक पे 30% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। मंथ एंड ऑफर चल रहा है। कूपन कोड आप लगाओगे जुलाई, JULY लगाओगे, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली 30% डिस्काउंट आपको नाबार्ड के रिसोर्सेज पे भी मिल जाएगा। We have NABARD phase 1 mock test, we have NABARD phase 2 objective mocks and NABARD phase 2 paper to descriptive test। मीन्स हमारे पास सारे मॉक्स नाबार्ड के हैं। उसके अलावा हमारे पास नाबार्ड रिविजन नोट्स भी हैं, अगर आप देख सको तो वी हैव रिविजन नोट्स फॉर नाबार्ड, या हियर दे आर, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। सिमिलरली हमारे पास स्टडी नोट्स भी है नाबार्ड के लिए, ये रहे स्टडी नोट्स, देख सकते हो। और इन पे बेस्ड, हाँ, संपूर्णा भी है, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं आपके नाबार्ड प्रिपरेशन में। और इन नोट्स के बेस पे टेस्ट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे नोट्स वाले टेस्ट्स हैं, देन अगेन वी हैव करंट अफेयर्स टेस्ट्स। तो अगर आप इन रिसोर्सेज को लेना चाहते हो, ठीक है, हमारे मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, हमारे जो नोट्स है, नोट्स वाले टेस्ट है वो लेना चाहते हो, तो इट्स अ गुड ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। मंथ एंड ऑफर चल रहा है 30, और कूपन कोड लगाओगे आप जुलाई, JULY, एंड यू विल गेट 30% डिस्काउंट सिलेक्टेड कोर्स से। ओके, सो वंस अगेन जो भी एस्पिरेंट्स अप्लाई करेंगे फॉर नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, सो प्रैक्टिस मॉक की पूरी टीम की तरफ से वी विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। थैंक यू।